साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। साथियों, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मोटा फैसला दिया है आप सबके पक्ष में। एक ऐसा फैसला जो कि मेंस राइट को सर्वाइव कराने में बहुत ज़्यादा सहायक है, खासकर तब जब आपका मैरिज जो है डिसॉल्व हो गया है और वाइफ ने या तो अपील कर रखी है खर्चे के केस की, या वो बाद में आती है और कहती है खर्चा जो है मेरा बढ़ाया जाए, और अल्टीमेटली आप वहाँ पर परेशानी जो है झेलते हो और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो वहाँ पर ये जजमेंट जो है काफ़ी आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। क्लियर है साथियों? सबसे पहले नोट करें अपील का नंबर। अपील नंबर है 34/09। क्लियर है? नोट कर लीजिए। फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका टाइटल है किरण बनाम रामजी गुप्ता। 2 अगस्त 2024 का ये फैसला है मेंटेनेंस को लेकर। साथियों, इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि ए और बी ये पति पत्नी थे, इनके भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। इन द मीनवाइल इनके बच्चा भी हो गया और पार्टीज़ जो हैं अलग अलग रहना जो है शुरू हो गई। हस्बैंड ने जो है डिवोर्स केस फाइल किया। इसमें एविडेंस हुई हस्बैंड की भी, वाइफ की भी, और अल्टीमेटली ये केस जो है डिक्री हुआ इन फेवर ऑफ हस्बैंड। पर इस केस में सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की प्ली भी जो है पेंडिंग थी ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ, और वाइफ ने इसको प्रेस किया तो कोर्ट ने उसको 1,40,000 रुपये एज स्थायी एलिमोनी, जिसको हम कहते हैं परमानेंट एलिमोनी, जो है अवॉर्ड किया। और साथियों, इस संबंध में यदि आप सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पावर है कोर्ट के पास में कि कोर्ट चाहे तो पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए स्थायी एलिमोनी के आदेश कर सकता है। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है। परंतु उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि इस तरह के ऑर्डर जो है वो रूटीन मैनर में हो जाते हैं। तो कोर्ट को करना क्या है, कोर्ट के दायित्व क्या है, उस पर हाईलाइट किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इसके अलावा वाइफ के प्रीवियस जो मेंटेनेंस केस थे उसमें जो अमाउंट कोर्ट ने तय किया था, उसके जो एरियर्स है उस तक को कोर्ट ने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया। वाइफ ने जो है इसकी अपील दाखिल करी सेक्शन 19 फैमिली कोर्ट एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। वाइफ का कहना ये था कि जो अमाउंट है एलिमनी का वो काफ़ी कम है, उसके अलावा जो एडजस्टमेंट अलाउ कर दिए उससे मेरा मेंटेनेंस तो बहुत कम हो गया। तो इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए, सेट किया जाए और मुझे एक अच्छा अमाउंट जो है दिलाया जाए टूवर्ड्स द मेंटेनेंस। पर साथियों, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला सार्थक क्यों है? क्योंकि कोर्ट ने ऐसे अमृत वाक्य इस फैसले में लिखे जो कि वास्तव में उद्धार कर रहे हैं मेंस राइट का। कोर्ट का कहना ये कि मनी रिक्वायर्ड है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। क्लियर है? बट द कोर्ट मे नॉट लुक एट एनी पे पैकेज अलोन टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। कि सिर्फ और सिर्फ जो कंसेंट पे पैकेज है पक्षकारों का, वो एक अकेला ही डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं है टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। कोर्ट को क्या देखना है? मैरिज का सर्वाइवल पीरियड। यहाँ पर मैरिज जो है सर्वाइव हुई कुल 3 साल के लिए। दूसरी बात, कब से पक्षकार जो है अलग अलग रह रहे हैं और क्या उनके बीच में मैरिज को रेस्टिट्यूट करने का कोई प्रयास हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर पक्षकार काफ़ी लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं। इसके अलावा जो मैरिज है उसका स्टेटस क्या है, ये डिसॉल्व हुई है या सर्वाइव कर रही है, ये भी जो है कोर्ट को देखना है। इसके अलावा जो कंसर्न हस्बैंड है उसने रीमैरी किया है या नहीं किया है, और रीमैरिज के बाद में उसकी जो पत्नी है वो सर्वाइव कर रही है या नहीं कर रही है, उससे उसको बच्चे हैं या नहीं है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो अदर उसके सिबलिंग्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पर क्या है। ये सब जो है कोर्ट को देखना। तो कोर्ट ने यहाँ पर इन स्थितियों को देखते हुए जो परमानेंट एलिमोनी का जो ऑर्डर था, जो बहुत कम क्वांटम पर जो है तय था, उसको जो है जस्टिफाइड माना और इंटरफेरेंस करने से जो है मना कर दिया। और साथियों, हालांकि कोर्ट ने जो कंसर्न हस्बैंड था, उसका जो एडवोकेट था, उनके बोनाफाइड को देखते हुए ये तो अलाउ कर दिया कि एडजस्टमेंट तो चलो हम ठीक है यहाँ पर दे रहे हैं, बट स्थायी एलिमनी के आदेश में हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 10 इंपॉर्टेंट बातें जो आप सबको मालूम होनी चाहिए, जानकारी में होनी चाहिए। साथियों, जब भी आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं और उस डिवोर्स केस का निस्तारण हो गया है, भले वो एक्सपार्टी की रीति से हुआ हो, तो आप 90 दिन तक का वेट करें। 90 दिन बाद तुरंत रीमैरिज कर लें। इस बात को विशेषता ध्यान रखें। पापा ने मना कर दिया, पापा मैं कर लूँ क्या, पापा क्या, लोग क्या बोलेंगे, पापा जी ऐसा हो सकता है क्या, ये फालतू की बातें जो आप अपने पापाओं से करते हो ना, ये मत करा करो। क्योंकि देखो, सर्वाइव करना है आपको। अगर मैरिज नहीं करोगे तो बेसिकली आप ये बात समझ के चलना कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो हो जाएगी चित्त विकृत। क्लियर है? बावड़े हो जाओगे। और इसके अलावा अगर इंटरकोर्स नहीं करा तो जो आपका सेक्सुअल प्लेजर है, जो सेक्सुअल ड्राइव है, वैसे भी इसका सत्यानाश हो गया। क्योंकि देखो, इंसानी जन्म है। अब इस जन्म में आप बेसिकली आए किस लिए हो? खाने पीने के लिए, कमाने के लिए, ऐश करने के लिए, सेक्स करने के लिए, इसलिए तो आए अपन। और क्या करना है? ये सब फालतू की बातें हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ओहो गड़बड़ हो जाएगी, ये सब फालतू की बातें। बेसिकली ह्यूमन
इन दिस वर्ल्ड हैज़ कम फॉर अर्निंग लिवलीहुड जस्ट फॉर फेम एंड टू डू सेक्स। मोटी मोटी बात है, अगर आपने अपने पेनिस का सदुपयोग नहीं करा तो क्या मतलब ऐसे पेनिस का मतलब ही नहीं रहा ना फिर तो इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अगर रीमैरिज नहीं कर रहे हो तो बैठे रह जाओगे, बाबा जी बन जाओगे। तो इसलिए आपको रीमैरिज करनी है। रीमैरिज कर लोगे तो यहाँ उसका मिल जाएगा प्लस पॉइंट। और मैंने ऐसे अनेकों जजमेंट देखे हैं जहाँ लड़कों को मिला प्लस पॉइंट। तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ अगर लड़की आती भी है ऑर्डर 9 रूल 13 CPC में कि साहब डिग्री जो है धोखे से हो गई या फ्रॉड से हो गई या डिग्री सेटिस्फाइड करो, तो कोर्ट वहाँ पर इंक्लाइन बिल्कुल नहीं करता कि भाई जब रीमैरिज कर लिया 90 दिन के बाद में तो बचा ही क्या। और एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ मैं सेक्शन 15 HM एक्ट को। सेक्शन 15 HM एक्ट ये कहता है कि आप एक निश्चित अवधि में अगर आपका डिवोर्स हो गया है और उस अवधि में जो है अपील पेश नहीं हुई है तो उस सिनेरियो में आप मैरिज कर सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर उस पीरियड में अपील पेश हो गई है पर वो फैट आपकी नॉलेज में नहीं, तब भी आप मैरिज कर सकते हैं। बट अगर वो अपील पेश हो गई है और फैट आपकी नॉलेज में, तो आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो अपील जो है पेंडिंग है। तो 90 दिन में आपको कोई नॉलेज ना हो, इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखिएगा। और 90 दिन निकलते ही अपने को रीमैरिज करनी है, लड़की जो है देख के रखिएगा। जैसे आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हो, आपको साइड लाइन जो है चूज़ करनी है। ये वैसे ही जैसे अपन एक केस था बर्निंग ट्रेन का, 2 ट्रेनें भाग रही हैं एक ही पटरी के ऊपर, एक में आग लगी हुई है और एक में आग लगी हुई नहीं है जो बचा रही है। जैसे ही ऑपरेशन मोड आया तो वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा पैसेंजर्स को, और उन दोनों ट्रेनों का एडजस्टमेंट इस तरह से था कि उसको ऐसा टूल यूज़ करते हुए जो फर्स्ट ट्रेन थी उसको बचा लिया गया और जो उसके यात्री थे उसको बचा लिया गया। क्लियर है बात ये? तो आपको भी अपनी ज़िंदगी बचानी है तो पैरेलल लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उससे पैरेलल जो है आपको स्थितियाँ मूव ऑन करनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं बैठेगा आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी वाइफ आ गई है सब्सिक्वेंट मैरिज से और ये बात आपकी प्रीवियस को मालूम नहीं है और आपकी ये मैरिज लॉफुल है, तो उस मैरिज को चोरी छिपे मत करना। मैरिज करना बिल्कुल चौड़े के अंदर, पर चौड़े में करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज वापस से बुला लिया। समाज कोई काम नहीं आने वाला आपका, सिर्फ घर घर के लोग हों और शादी अच्छे प्लेस पे आपकी हो जाए। चौथी बात है कि ट्राई एज सुन एज पॉसिबल टू मेक हर प्रेग्नेंट। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो दिक्कतें आपके लिए फिर क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ बच्चा अगर है और बच्चा हो गया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई फैमिली की, तो फिर एक प्लस फैक्टर आपके लिए हो गया, क्योंकि वो आपको सर्वाइव दोनों जगह कर रहे हैं कि डिग्री एक्सपर्टी है तो वो सेटिस्फाइड की चांसेस कम हो गए। और अगर क्वांटम दोबारा मांगने आ गई पहले वाली वाइफ की मेरा मेंटेनेंस बढ़ाओ या एनहेंस करो, तो वहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपको बेनिफिट जो है देने वाली हैं। इसके अलावा आपके अदर कोई सिबलिंग्स हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी रखिए, स्पेसिफिकेशन रखिए। इसके अलावा मैरिज का सर्वाइवल क्या है, पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार तक लड़की रही कुल 6 दिन, लाओ जी 10 लाख रुपए, लाओ जी 20 लाख रुपए, पैसे किस बात के? जितने टाइम मैरिज रही है, जितने टाइम हमने सेक्स किया, एंजॉय किया है, उतने टाइम का जो है ये बनेगा पैसा भाई। सीरियसली बात तो ये है। तो कोर्ट ने खुद ने लिखा है कि जब तक मैरिज सर्वाइव हुई है वो पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैरिज सर्वाइव भी कुल शॉर्ट टाइम के लिए है तो भारी भरकम राशि तो अवार्ड कोर्ट कर सकता ही नहीं है। इस फैक्टर को कोर्ट को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 7 है कि लॉन्ग टाइम सेपरेशन, की लंबे टाइम सेपरेशन हो गया और ये पक्षकार जो है इस तरह से एट अपॉन कर रहे हैं कि पति जो है प्रताड़ित हो रहा है हर कीमत पे, इस पर झूठा केस कर दिए, डीबी कर दिया, उसको घुमाई जा रही है कोर्ट में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को डिक्रीज करने का, इस पर आपको विशेषता जोर रखना है। और इसके अलावा फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ केसेस पे भी इंपॉर्टेंट जोर है। मैरिज डिसॉल्व हो गई प्रीवियस और वो मैरिज का जो डिसोल्यूशन का डिक्री है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अदर सर्कमस्टेंसेज जो कि रजत वर्सेस नेहा के जो एफिडेविट्स हैं उसमें है, वो भी आपको जो है देखते हुए चल रहे हैं। क्लियर है आपको? तो कुल मिला के जजमेंट तो बहुत सारे हैं, पर उनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या आपको देखना होगा और कोर्ट को उस हिसाब से कन्विंस करने का प्रयास करना होगा आपको, ताकि हम अपने राइट्स को जो है इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकें। क्लियर हो गया जी आपको? तो घबराने का नहीं है, लड़ने का फैसला करो, लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे तो बैठे रह जाओगे और कोर्ट जाओगे तो कोर्ट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आपको पैरेलल बॉडी तो क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं करोगे तो फिर भुगतते रहो और बार बार चीज़ निकल के वही आती है, चलो आज 10 साल केस लड़ लिए तो हासिल क्या होगा? कागज टुकड़े भाई आज मिल जाएंगे फैमिली कोर्ट से, वहाँ से नहीं मिला तो मिल जाएंगे हाई कोर्ट से आपको, पर प्रैक्टिकली हासिल क्या हुआ? जो जवानी थी, जो यौवन था, वो तो नाश कर दिया आपने। तो वो नाश नहीं हो भाई, समझ लो अभी वक्त है, थोड़ा सा अलर्ट रहो अपने राइट्स के प्रति और वर्कआउट करते रहो। और लिव इन में जाने से पहले सारे एग्रीमेंट्स जो है करके रखो, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। इवन शादी भी करने वाले हो आज के टाइम पे तो एग्रीमेंट्स करके रखो, नहीं करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलनी है, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली जो है वर्कआउट वहाँ पर कर पाओगे। क्लियर है? तो जल्दी मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।